जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवंबर के महीने में जिन 6 भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और सावन से लेकर कार्तिक के महीने 5 महीने में इन 6 राशि के जातक के रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। और नवंबर में जब देव उठनी एकादशी तिथि के अगले दिन तुलसी विवाह के दिन से जब विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा तो वहां से फिर इन 6 राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। पिछले 7 वर्षों से केपी की वाणी पर केवल और केवल ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर जिन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। आपको बता दें, अब तक 25,000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है। न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर विदेश में भी हम सेवा दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर आपको अपने विवाह वर्ष की जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है, क्या आपकी शादी अगले वर्ष हो सकती है, तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके विवाह वर्ष के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। वहीं अगर आप विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ए से लेकर जेड तक, तो आप सही डेस्टिनेशन पर हैं, क्योंकि केपी की वाणी पर आपको ए से लेकर जेड तक की सभी जानकारी दी जाती है। इसमें अगर कोई जातक अविवाहित है और विवाह के इच्छुक हैं तो उसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या आपको माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको आपके पार्टनर की माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको आपके पार्टनर की सहमति मिलेगी, कुंडली में कितने संतान के योग है, प्रथम पुत्र या प्रथम पुत्री प्राप्ति के योग है, कौन सी महादशा चल रही है, किस महादशा में आपको लाभ मिल सकता है, किस महादशा में आपका भाग्योदय हो सकता है, इसके अलावा किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में कौन से ग्रह उपस्थित हैं, किस ग्रह के साथ युति है और कौन से ग्रह के वहां पर जो है दृष्टि बनी हुई है, तो ये सभी जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो फोन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण हेतु जो है मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। और आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे की करियर की जानकारी प्राप्त करना, बच्चे को अगर बिजनेस में रखना चाहते हैं तो क्या उसके लिए उत्तम है, अगर वो जॉब करना चाहता है तो किस सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी किस सेक्टर में वो तैयारी करें जिससे उसके जॉब लगने के संयोग बन जाए, इसके अलावा उसके स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव रह सकता है, क्या क्या उसे सावधानी बरतनी है, इसके साथ ही कब उस जातक का भाग्योदय हो सकता है, कब गुरु की महादशा चलेगी, कब शुक्र की महादशा चलेगी, कब जो है सूर्य की महादशा चलेगी, चंद्र की महादशा चलेगी, ये सारे जो ग्रह की महादशा है ये शुभकारी होती है। तो यह जानना जरूरी है कि किस समय में ये सारे शुभ ग्रह की महादशा चलेगी। तो ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कुंडली बनवाकर। और फिर प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति से क्या उनको लाभ मिल सकता है, क्या उनको सावधानी बरतनी है, यह भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के विवाह को जन्म कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कुंडली मिलान से विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही जातक के भी जो कुंडली देखी जाती है ताकि कि पूरी जानकारी प्राप्त हो सके कि क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और अगर बने हैं तो इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है।
तो ये सभी जानकारी जो है आप कुंडली मिलान कर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो प्राथमिक जानकारी है और नए व्यूवर्स को मैं बताना चाहा हूँ। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है, थंबनेल भी आपने देखा होगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन 6 राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिनके नवंबर में विवाह के योग 100% बन रहे हैं। ये जो वीडियो है उसमें आपको गुरु और शुक्र की स्थिति से बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से इन जातक के विवाह के योग बनेंगे। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं कि सावन कब से शुरू हो रहा है, देवशयनी एकादशी की स्थिति को है, देवउठनी एकादशी तिथि किस दिन हो और इस दौरान जो है क्यों मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो सर्वप्रथम देवशयनी एकादशी की तिथि मैं बता देता हूं कि 25 जुलाई को इस वर्ष देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। और देवशयनी जिस प्रकार भावार्थ समझ में आ रहा है कि देवताओं के शयन करने के, तो भगवान श्री हरि विष्णु, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी तिथि से, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और लगातार 4 महीने तक ये विश्राम करते हैं भगवान विष्णु। तो इसके लिए इस 4 महीने को चतुर्मास भी कहा जाता है। और चतुर्मास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता क्योंकि मंगल के जो कारक हैं यानी शुभ कारक जो होते हैं वो भगवान विष्णु हैं। और जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं तो उस दौरान शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप रिश्ते की बातचीत भी ना करें, रिश्ते को एक नया आयाम ना दें। ये सभी कार्य कर सकते हैं लेकिन मंगल कार्य नहीं कर सकते क्योंकि मंगल कार्य के लिए मंगल के जो कारक हैं भगवान श्री विष्णु, उनका जागृत अवस्था में रहना जरूरी है क्योंकि वो इस समय में चतुर्मास में योग निद्रा में सो जाते हैं और विश्राम करते हैं। और इस दौरान सृष्टि का संचालन देवों की देव महादेव करते हैं और इसी समय से जो है श्रावण महीने की शुरुआत होती है। तो इस वर्ष जो है 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है और उसके 4 दिन पश्चात ही यानी कि 30 जुलाई से जो है सावन महीने की शुरुआत होगी। और फिर सावन महीने में 4 सोमवारी है, 3, 10, 17 और 24 अगस्त को। वहीं 4 मंगला गौरी व्रत भी है, 4, 11, 18 और 25 तारीख को। तो वहीं सावन महीने का समापन जो है 28 अगस्त को होने वाला है यानी कि 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा और इस दिन ही राखी का त्यौहार मनाया जाएगा और सावन पूर्णिमा पर ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो है 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है कि देवशयनी एकादशी कब है और सावन महीने की कब शुरुआत हो रही है, सावन महीने का समापन कब हो रहा है, कितने सोमवारी है, कितने मंगला गौरी व्रत है। और इसके पश्चात फिर भाद्रपद महीना है, फिर आश्विन महीना और फिर कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जो है भगवान विष्णु जागृत होते हैं, तो इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। और इस तिथि पर जो है भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागृत होते हैं और यहाँ से फिर शुभ कार्य किया जाता है। और इसके अगले दिन कई बार सेम तिथि पर, एक ही तिथि पर, कई बार जो तिथि गणना में थोड़ा मामूली अंतर होने के चलते अगले दिन जो है वो तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो प्रारंभिक गणना अभी वर्तमान में जो गणना निकल कर आ रही है उसके अनुसार से 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है यानी कि इस दिन जो है भगवान विष्णु जागृत होंगे। 25 जुलाई को भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाएंगे और लगातार 4 महीने तक विश्राम करेंगे और फिर उसके पश्चात जो है नवंबर 20 को जो है ये जागृत होंगे। इसके अगले दिन ही तुलसी विवाह है। तो यहां से फिर विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा नवंबर के महीने में। और नवंबर का महीना बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि नवंबर के महीने में 6 राशि के जातक, तो इन 6 राशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे इनके विवाह के योग बन रहे हैं, किस दिशा में बन रहे हैं, किस नाम अक्षर से शादी के योग हैं। और इनमें एक भाग्यशाली राशि और भी शामिल होने जा रहा है जिनके साल 2026 में विवाह के योग नहीं बने थे लेकिन साल 2026 के अंत में जो है इनके विवाह के योग बन रहे हैं और वो भाग्यशाली राशि के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आप सभी बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको सावन महीने का महत्व बता देता हूँ। सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। इस महीने में जो है भगवान शिव की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, साधना की जाती है और उनका जलाभिषेक किया जाता है, कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। और ये सभी जो कार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। और भगवान शिव बेहद भोले हैं, वो अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते
हैं तो आप सावन के महीने में जो है भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, माँ पार्वती की पूजा अवश्य करें, आपको यकीनन इसका लाभ प्राप्त होगा। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सावन के महीने में भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति विशेष को जो है स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है पृथ्वी लोक पर, क्योंकि इस महीने में जो है भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। तो अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हैं तो आपको यकीनन जो है जीवन में हर मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। खासकर अविवाहित जातक जो शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं, जो मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहता है। आप भगवान शिव को प्रसन्न करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कोई विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, महज आप जलाभिषेक से उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो सभी भक्तजनों, सभी महानुभाव जितने भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अवश्य करें और जलाभिषेक के समय ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप पाठ अवश्य करें। आप चाहे तो एक जटा वाला नारियल जो है वो शिवलिंग पर उसार कर जो है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करके वहां पर अर्पित कर दें। आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। वहीं अगर आप दाम्पत्य जीवन में मधुरता पाना चाहते तो पंचामृत से संयुक्त रूप से युगल जोड़ी जो है वो भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और इस समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का आप पाठ करें, उच्चारण करें। आपको आपका जो होने वाला जीवन साथी है अवश्य ही प्राप्त होगा, यानी कि आप दोनों परिणय सूत्र में बनेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने सावन की दी है। आइए अब मैं आपको सावन से लेकर कार्तिक महीने तक जिन 5 राशि के जातक के शादी तय होने के योग बन रहे हैं, उनके घर पर रिश्ते आने के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दूंगा। और नवंबर के महीने में एक भाग्यशाली राशि के जातक के विवाह के योग बनेंगे, उसकी भी जानकारी दूंगा। आइए अब विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव 2 जून को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इस तिथि पर जो है देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ चुके हैं और इस राशि में देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर तक रहेंगे। और इस तिथि पर जो है यानी 31 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर मार्गी चाल चलकर गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति 5 महीने तक कर्क राशि में रहेंगे और उसके पश्चात ये जो है सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और यहां से फिर अगले साल 25 जनवरी तक रहेंगे। तो इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि गुरु से किस प्रकार से साल 2027 में विवाह के योग बन रहे हैं। सारी राशियों की जानकारी मैं एक एक करके दे रहा हूं। तो अक्टूबर 31 को जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे सिंह राशि में और इससे पूर्व जो है वो विराजमान रहेंगे कर्क राशि में। और सावन से लेकर कार्तिक महीने तक जो है भगवान शिव सृष्टि के संचालन करेंगे और इस दौरान अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके निमित्त अगर 16 सोमवार व्रत रखते हैं या रखती हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सावन से लेकर कार्तिक के महीने में जो है देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में अपने उच्च की राशि में रहेंगे और इस दौरान जो है सभी जातकों को लाभ प्रदान होगा। भाव के अनुसार से प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में जो गुरु की स्थिति होती है उसके आधार पर उनको लाभ प्राप्त होगा। वहीं 31 अक्टूबर को जो है देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में और यहां से फिर 25 जनवरी तक ये विराजमान रहेंगे सिंह राशि में। तो यह तो गुरु की कृपा से है। अब एक भाग्यशाली राशि जो है जिनके नवंबर के महीने में विवाह के योग बनेंगे। आप में से कई जातकों ने यह जानना चाहा है कि मेष राशि के जातकों के कब विवाह के योग बनेंगे। तो आपको बता दें कि साल 2026 में नवंबर महीने में जो है 22 नवंबर से आपके लिए योग बन रहा है, क्योंकि स्थिति पर सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे और इस वजह से जो है जब सुखों के कारक शुक्रदेव अपनी ही राशि यानी कि तुला राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं, जातिका हैं, तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। खासकर विवाह को लेकर आपके 20
यानी कि देवउठनी एकादशी तिथि के बाद से 22 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक विवाह के योग प्रबल है। हालांकि आपका रिश्ता जो है, जो ऐसे जातक हैं जिनकी शादी 15 दिसंबर तक नहीं हो पाएगी, इसका तात्पर्य नहीं कि उनके लिए रिश्ता नहीं आएगा, क्योंकि सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो 22 नवंबर से लेकर 1 जनवरी तक केवल और केवल तुला राशि में विराजमान रहेंगे और 1 जनवरी को ये फिर तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक भाग्यशाली राशि जो है वो मेष राशि है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आइए अब मैं आपको शुक्र की कृपा से किस जातक के और योग बन रहे हैं। तो शुक्र जो है नवंबर के महीने में विराजमान रहेंगे कन्या राशि में और 22 नवंबर को ये गोचर कर जाएंगे तुला राशि। तो जब कन्या राशि में शुक्रदेव विराजमान रहेंगे तो मीन राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे और जब गुरु कर्क राशि में विराजमान है तो मीन राशि के जातक के प्रेम भाव को देख रहे हैं और जब शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के विवाह भाव को देखेंगे। वहीं जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातक के प्रेम भाव को देख लेंगे। तो प्रेम भाव पर जब गुरु की दृष्टि बरसती है तो उस समय फिर जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो अगर मेष राशि के जातक प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना उत्तम रहने वाला है, क्योंकि जब शुक्र 7वें घर में रहते हैं तो जातक के प्रेम विवाह के योग बनाते हैं। तो अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो समय उत्तम रहेगा आपके लिए। आप अपने माता पिता से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, पार्टनर के माता पिता से आप मिल सकते हैं, आप परिवार दोनों परिवार गेट टुगेदर हो सकते हैं और रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं या दे सकती है। वो समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है आपके लिए। आइए मैं आपको विस्तार से उन 6 राशियों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले गुरु किस राशि में विराजमान है? कर्क में। कर्क के लग्न में विराजमान है। तो कर्क राशि जो कर्क लग्न के हैं उनके लिए उत्तम समय रहेगा। तो कर्क लग्न के जो भी जातक हैं उनके लिए जो है सावन से लेकर कार्तिक महीने तक रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं और आपके आराध्य जो है देवों के देव महादेव हैं। आपके राशि स्वामी चंद्रमा है और गुरु आप में उच्च के होते तो गुरु आपको हमेशा ही सुख फल देंगे। तो अगर आपकी राशि कर्क है तो सावन से लेकर कार्तिक महीने तक आप भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें, उनकी उपासना करें और इस दौरान आपके घर पर रिश्ते आने के प्रबल योग हैं या घर से रिश्ते जाने के योग प्रबल बन रहे हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या जातिका हैं। उत्तर और पश्चिम 2 दिशा शुभ है आपके विवाह के लिए। इन दोनों दिशाओं में विवाह रिश्ते तय होने की संभावना प्रबल रहती है। तो 2 दिशा जो है उत्तर और पश्चिम, इन दिशाओं में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय से लेकर जो है कार्तिक महीने तक रिश्ते तय होने के योग हैं और नवंबर दिसंबर में 15 दिसंबर तक विवाह के योग हैं। हालांकि अगर जिन जातकों की शादी 15 दिसंबर तक नहीं होती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनकी शादी आगामी वर्ष में नहीं हो, क्योंकि आगामी वर्ष में पुनः जो कर्क राशि के जातक के लिए योग बनेगा जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में फिर से 25 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे। तो प्रथमतः कर्क राशि, कर्क लग्न के जातक उनके लिए शुभ योग है। अब कर्क लग्न में जब है तो फिर मकर राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। तो मकर राशि के जातक के लिए भी नवंबर का महीना बहुत शुभ रहने वाला है। सामान्यतः नवंबर और दिसंबर के महीने में मकर राशि के जातक के विवाह के योग बनते हैं और कर्क लग्न के चलते जो है आपके विवाह भाव में गुरु की दृष्टि है और यहाँ पर आपको शुभ लाभ मिलता दिख रहा है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और मकर राशि के जातिका हैं या जातक हैं। तो कर्क लग्न और मकर राशि के विवाह भाव पर गुरु की दृष्टि ये 2 राशि के जातकों के विवाह के लिए योग बना रहा है। अगर आपकी राशि मकर है तो आपके लिए पश्चिम और दक्षिण 2 दिशा अनुकूल है। इन 2 दिशाओं में ही विवाह के योग बन रहे हैं अगर राशि आपकी मकर है। तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए स्वर्णिम रहने वाला है। अब बात करते हैं ये 2 राशियां होंगी। अब 2 राशि जो है जिनके 5 महीने में आपके अचानक घर रिश्ते आएंगे, रिश्ते तय होने के योग हैं और नवंबर दिसंबर में आप पर रिश्ते बन सकते हैं। अब जब गुरु देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे सिंह राशि में तो कर्क लग्न की तरह ही सिंह लग्न जो है यानी सिंह राशि के जो भी जातक है उनके लिए उत्तम समय रहेगा 31 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 15 तक। तो वहां से फिर आपके लिए रिश्ते तय होने के, रिश्ते की बातचीत होने के और आपके रिश्ते के परिणय सूत्र बंधने के प्रबल योग बनेंगे। 5 दिसंबर को जो है माया विग्रह केतु से आपको मुक्ति मिल जाएगी और कुंभ राशि के जातक को भी माया विग्रह राहु से मुक्ति मिल जाएगी।
तो नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। सिंह लग्न, और सिंह जब लग्न राशि में रहेंगे, यानी कि सिंह राशि के लग्न भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो कुंभ राशि के जातक के जो विवाह भाव को देखेंगे। तो प्रथमतः सिंह और फिर कुंभ राशि, ये 2 राशि के जातक हैं, उनके नवंबर और दिसंबर महीने में, यानी कि नवंबर में परिणय सूत्र के बंधने के प्रबल योग हैं। कुंभ राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे तो वहां पर फिर कुंभ राशि के जातक के विवाह के संयोग बना रहा है देवगुरु बृहस्पति। और इसके अलावा 5 दिसंबर को जो है कुंभ राशि के जातकों को जो है मायावी ग्रह राहु से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो उस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है, यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। और आगामी वर्ष में सिंह राशि के जातक को शनि की 7.5 से भी मुक्ति मिल जाएगी 3 जून 2027 को। तो स्वर्ण कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि। जैसे मैंने आपको बताया, सावन से लेकर कार्तिक महीने में जो है गुरु की दृष्टि आपके प्रेम भाव पर है। मीन राशि के जो भी जातक है उनको इसका लाभ मिल सकता है। नवंबर में जो है, इस नवंबर के मध्य जो है सुखों के कारक शुक्रदेव कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, और वहां पर आप पर जो है सुखों के कारक शुक्रदेव की जो है विवाह भाव में दृष्टि रहेगी। शुक्रदेव जो है अपने उच्च के ही होते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिलता दिख रहा है। तो मीन राशि के जातक और मेष राशि के जातकों को जैसे मैंने आपको जानकारी दी, मेष राशि के जो भी जातक हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो है तुला राशि में गोचर करेंगे, आपके विवाह भाव को देखेंगे, और वहीं देवगुरु बृहस्पति जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके प्रेम भाव को देखेंगे। तो 3 राशि कर्क लग्न के चलते जो है कर्क राशि, फिर मकर राशि और मीन राशि। सिंह लग्न से सिंह राशि, कुंभ राशि और मेष राशि, ये 6 भाग्यशाली राशि के जातक हैं जिनके नवंबर के महीने में विवाह के प्रबल योग है। और दिशा में बता दूं तो कर्क राशि के जातक के उत्तर पश्चिम दिशा में, इसके अलावा कर्क राशि के जातक के उत्तर पश्चिम में दिशा में विवाह के योग है। मकर राशि के जातक के पश्चिम और दक्षिण में, वहीं कुंभ राशि के जो भी जातक उनके पश्चिम दिशा में, मीन राशि के जो भी जातक उनके उत्तर और पूर्व दिशा में, मेष राशि के जो भी जातक उनके दक्षिण और पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातक के PRM नाम के जातक, वहीं मीन राशि के जातक SGBV नाम के जातक, इसके अलावा P और R नाम भी है। कुंभ राशि के जातक के PRA नाम के जातक के साथ विवाह के योग। मकर राशि के जातक के RASG, वहीं कर्क राशि के जातक के ALSG, इन नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उन 6 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दी जिनके नवंबर के महीने में परिणय सूत्र में बनने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाना चाहती हैं, खासकर अविवाहित जातिकाएं, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप गुरुवार का व्रत अवश्य रखें, और सावन के महीने आप सावन सोमवार का भी व्रत रख सकती हैं, और शारीरिक रूप से सक्षम है तो आप 16 सोमवारी का भी व्रत रख सकती हैं। इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यह लाभ जो है तत्क्षण नहीं प्राप्त होगा, बल्कि ये दीर्घकालीन लाभ होगा। तो आप अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो भगवान शिव के निमित्त जो है आप सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। वहीं लड़के भी जो है सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो आप यह कार्य अवश्य करें। और हर सोमवार पर जो सावन के हर सोमवार पर जो भगवान शिव का जलाभिषेक करें, चूंकि कि सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं यहाँ से सावन से लेकर कार्तिक, तो हर सोमवार पर सावन से लेकर कार्तिक महीने तक उनका जलाभिषेक अवश्य ही करें, आपका कल्याण होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी का असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।